भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सैफई की तस्वीर हमारे सहयोगी संजय सिंह आपको दिखाएंगे। क्या वहां पर भी तैयारी चल रही है वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले? तीसरे चरण के रण की प्रचार बंद हो गया और आज वो दिन का है जिसका इंतजार था सबको। आज है मतदान और देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे का जो परिवार है मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का, वो इसी जो अभिनव विद्यालय सैफई यहीं पर वोट करेगा। आपको बताऊं कि बूथ नंबर 237, 238, 239 और 240 ये तहसील जो है सैफई वो बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र जसवंत नगर जो है वो बनाया गया हुआ है। यहीं पर कुछ ही देर बाद पूरा परिवार, मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी, उसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उनकी पत्नी डिंपल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम वो और भी परिवार के चेहरे जो शायद राजनीति की लाइमलाइट पे नहीं थे, लेकिन वो पूरा कुनबा आज यहीं पर वोट करेगा। सबसे देश की बड़ी हॉट सीट ये मानी जा रही है। सुबह से ही जमावड़ा शुरू हो गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि ये आलू बेल्ट माना जाता है और नेताजी के परिवार का ये गढ़ इलाका माना जाता है जो तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद जो है रोमांच और रोचक बन जाता है। हालांकि पिछली बार उस तरीके से सफलताएं नहीं मिली थी समाजवादी पार्टी को जिस तरीके के लिए ये क्षेत्र पूरा जाना जाता है, लेकिन इस बार की तस्वीरें कुछ अलग हैं। हालांकि परिणाम आने के बाद मालूम चलेगा कि आखिरकार इस क्षेत्र और पूरी जो सीटों पर चुनाव है वो किसके साथ जा रहा है, लेकिन माहौल जिस तरीके का दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद रोचक है। मतदाता अपने आप को दबा के रखा हुआ है, किसी के झोले झावले में नहीं आ रहा है, वो अपने हिसाब से और मन से मतदान कर रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा दावा कर रहे हैं कि तीसरे चरण में बीजेपी शून्य हो जाएगी और मंचों से वो इस बात का लगातार घोषणा भी करते आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ से मतदान शुरू होगा और पूरा परिवार यहाँ पर मतदान करेगा। कैमरा पर्सन शिवम मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। चरण के मतदान के लिए आज 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, मैं खड़ा हूं इस समय बापू विद्या मंदिर मतदान केंद्र पर। जनपद एटा में 1642 मतदान केंद्र हैं और 1176 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपको बता दें, बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर जो है 65 कंपनी जनपद एटा में पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। 8000 पुलिस और होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं। 650 से अधिक गाड़ियां जो है पुलिस और प्रशासन की उड़न दस्ते के रूप में जनपद भर में काम करेंगी। आपको बता दें, जनपद एटा में लगभग 12,81,392 मतदाता 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस के जवान और बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से यहाँ लगे हुए हैं। ये अति संवेदनशील बूथ में आता है बापू विद्या मंदिर। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शासन के साफ निर्देश हैं, डीएम एसएसपी के सख्त निर्देश हैं। कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। तो आपने तस्वीर देखी किस तरीके से एटा में यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ये तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ स्टेशन की, जहां पर तैयारी इस वक्त चल रही है। 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आधे घंटे का वक्त बचा है। उसके बाद यहां पर आपको मतदाताओं की पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना भी शुरू हो जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज तीसरा चरण है। 16 जिले, 59 विधानसभा सीटें जिन पर आज वोट डाले जाने और इसी के साथ यहां पर तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी अवध क्षेत्र के 6 जिले आते हैं, बुंदेलखंड के 5 जिले आते हैं, जहां पर आज वोटिंग प्रक्रिया होगी। और ललितपुर से हमारे सहयोगी संजीव ने वहां की एक रिपोर्ट तैयार की है, वहां की स्थिति, वहां का जायजा लिया है, वो हम आपको दिखाएंगे। फर्रुखाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर वहां की तस्वीरें दिखाई हैं। उन दोनों जगहों की तस्वीरें आपके सामने। फर्रुखाबाद में तीसरे चरण का आज मतदान है। मतदान को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर करीब 7 बजे मतदान शुरू होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है कि पहुँच चुके हैं और यहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। यहीं पे ये मशीन लगाई गई है, मशीन लगा के यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि मतदान में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से
यहाँ पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और चुनाव को पूरी तरीके से ठीक तरीके से संपन्न कराने में लगे हुए हैं, जिससे मशीन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, मतदान संपन्न ठीक से कराया जा सके। यहीं पे हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग खड़े हुए हैं, मशीन को बराबर चेक कर रहे हैं कि यहाँ से पर्ची बराबर ठीक निकल रही है, किस प्रकार से कोई किसी को असुविधा ना हो। यहीं पर जो है ये बत्तीसवां डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर मतदान के लिए पूरी तरीके से सब मुस्तैद हैं। फरकाबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। हम इस समय खड़े हैं ललितपुर की सदर सीट जो रावल स्कूल मध्य स्थल है, करीब 418 जो मध्य स्थल है, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पूरी मतदान की समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। तो अगर जिस तरह से आपको बताएं कि ललितपुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, ललितपुर एक बैरोनी सुरक्षित सीट, यहाँ पर कुछ 9,37,000 मतदाता है। तो भाई जो मध्य स्थल बनाए गए हैं वह 1148 मतदान स्थल बनाए गए हैं। अगर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर पोलिंग बूथ पर जो अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं, तो भाई सुरक्षा व्यवस्था में जो यहाँ के पुलिसकर्मी है, पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो खुरापाती तत्व है उनसे निपटने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। तो भाई अब मतदान कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। तो हाथरस में भी देखिए आज वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी देखिए जुड़ चुके हैं। कासगंज से हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हैं, हाथरस से हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ अब नरेंद्र का रुख हम सबसे पहले कर लेते हैं। नरेंद्र, अब जहां पर हाथरस में इस वक्त है वहां पर कभी कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो 1996 से 2012 तक बसपा का कब्जा था, और ऐसे में सपा के लिए वहां पर कड़ी टक्कर है, क्योंकि आज तक वहां पर खास कमाल नहीं दिखा पाई सपा। बीजेपी ने सारी सीटें 2017 में यहां की जीत ली थी। तो आज वहां पर क्या लग रहा है, कितना कड़ा मुकाबला यहां पर सपा देती दिख रही बीजेपी को और बसपा देती दिख रही है? शिवांगी, करीब 4.5 लाख वोटर है पूरे जिले में, और यहाँ पर 3 विधानसभा हैं, सादाबाद, सिकंदराबाद और हाथरस विधानसभा। हाथरस जो विधानसभा है शहर की, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये विधानसभा रिजर्व है। और यहाँ पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, इस बार भी मुकाबला समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अंजुला, उनके बीच में बहुत कड़ा है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला है वो है सादाबाद सीट पर, जहाँ से रामवीर उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, और ये फैमिली, उपाध्याय फैमिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत फैमिली मानी जाती है पॉलिटिकली, तो वो मुकाबले में। और दूसरी तरफ उनका जो मुकाबला है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी गुड्डू चौधरी से है। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि ये वही इलाका है जहाँ करीब 1.5 साल पहले हाथरस दुष्कर्म का जो मामला था वो पूरे देश और विदेश में गूंजा था, जिसके बाद यहाँ पर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, ये सारे लोग और बहुत सारे नेता यहाँ पर विजिट किए थे। उसी दौरान जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। हाँ। आज जब चुनावी मंच से जयंत चौधरी बोलते हैं तो वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने उस बेटी के लिए संघर्ष किया है और लाठियां खाई हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो सादाबाद सीट है वहाँ पर एक जो जाट वोट बैंक है वो बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति में है। करीब 1 लाख से ज़्यादा का जो वोट बैंक है, और ऐसे में जो रामवीर उपाध्याय वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखना होगा कि अंजाम क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो मुकाबला है वो तीनों सीटों पर जबरदस्त है, बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच में। शिवांगी, और अब चलेंगे हम कासगंज यादव बेल्ट के अंतर्गत। देखिए कासगंज विधानसभा सीटें आती हैं, 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई अंकित, लेकिन आज जहां पर वोटिंग होगी वहां पर वोटिंग को लेकर तैयारी क्या है बूथों की, जरा उसकी पहले अपडेट दे दीजिए। अंकित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अंकित के पास मैं वापस आऊंगी जी। तीसरे चरण के लड़का जो है
जी शिवंगी, आपको बता दें कि तीसरे चरण के रण का जो बिगुल है वो फूंक चुका है। यहाँ पे आपको बता दें, मैं एक पे स्मार्ट बूथ पे खड़ा हूँ। हमारे पीछे एक स्मार्ट बूथ बनाया गया है। यहाँ सुबह से ही अभी 6 बजे था, तब से ही यहाँ पे जो मतदाता हैं वो आने लगे हैं। अगर पूरे आपको बात पता है तो कन्नौज जनपद में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से जो पूर्व की अगर बात करें तो 3 सीटों में 2 सीटें जो थी वो भाजपा के हाथ में थी। एक सीट जो कन्नौज सदर सीट थी वो सपा के हाथ में थी। लगभग आपको कन्नौज जिले में अगर मतदाताओं की बात करें तो 12,69,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो लगभग 33 प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो आज ईवीएम में कैद करेंगे। आने वाली 10 मार्च को उनके भाग्य का फैसला होगा, किसके खाते में कितने वोट आ रहे हैं, किसको विजयश्री मिलती है, किसको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, कन्नौज सदर जो है ये काफ़ी हार्ड सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो पूर्व IPS हैं उनको भाजपा ने चुनावी मैदान पर उतारा है। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा के जितने भी लगभग बड़े नेता थे, उन्होंने कन्नौज में कैंप करके अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन पे वोट मांगे हैं। काफ़ी जो एक मेला सा माहौल रहा है कन्नौज जिले में, एक के बाद एक लगातार जनसभा लगी रही है। अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति जनता से अपील करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कन्नौज में। जी, और अब कासगंज से हमारे सहयोगी अक्षय भी जुड़ चुके हैं। सीधे अक्षय का रुख अब हम कर लेते हैं। अक्षय, आपके पास क्या जानकारी, जिस विधानसभा सीट पर आप खड़े हैं वहां की क्या तस्वीर है आज की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बूथ परिसर में, जहाँ आपको बता दें ये बूथ पिंक बनाया गया। वहीं कासगंज सदर सीट की बात करें 100 विधानसभा की, तो यहाँ सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की है, जिस पर किसी जमाने में सपा कब्जा रहा, बसपा कब्जा रहा, तो 2017 में मोदी और योगी की लहर में तीनों सीटें भाजपा के खाते में गई थी। तो वहीं इस बार की जो 2022 की लड़ाई है वो सपा और भाजपा की है। तमाम प्रत्याशियों ने अपने वोटरों के पास पहुंच के उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन ये तो अब 10 मार्च तय करेगा कि आखिर यहाँ की जनता ने किसे पसंद किया है और किसके सर पर जीत का सेहरा सजाया है। जी अक्षय, आप वहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीर दिखा रहे, पिंक बूथ भी वहां पर महिलाओं के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए वहां पर और क्या व्यवस्थाएं हैं? तो महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। और देखिए पूरी तरीके से एक आकर्षण का केंद्र जो सजावट की गई है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र, लोगों को लुभाने के लिए। तो वहीं मेरे बराबर में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके बाद हम मतदान करने के बाद मतदाता अपना मत का इस्तेमाल कर यहाँ फोटो खींचे, सेल्फी खींचे, जो कि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। जिला प्रशासन का मानना है कासगंज जनपद में 3 विधानसभा सीट है, जिस पे 1236 बूथ बनाए गए हैं, जिस पे आज मतदान होना है। तो वहीं 10,32,879 मतदाता अपने मत का आज इस्तेमाल करेंगे। और देखने में बात होगी किसके सर पर कासगंज जनपद की जनता जीत का सेहरा सजाएगी। जी अक्षय, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन औरैया, हमीरपुर और इसी के साथ साथ देखिए इटावा में पिंक बूथ जो बनाए गए हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव का आज 16 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर के आज इटावा में भी वोटिंग हो रही है। और इटावा में तकरीबन यहाँ पे 12 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो अपने जनपद में अपने 3 विधानसभा के प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। आपको दिखा दें, अभी हम खड़े इस वक्त यहाँ पे इटावा की नगर पालिका में है। यहाँ पे ये मॉडल बूथ बना हुआ है, दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से अपना सजा हुआ है। और यहाँ पे हर तरह की इधर सुविधाएँ भी दे रखी है। और यहाँ पे अभी चुनाव तो मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी शुरू होने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे अपना सजावट है और किस तरीके से है, गुब्बारों से ये सजा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई किसी काफ़ी अच्छे उत्सव में यहाँ पे आ गए। और वैसे भी ये उत्सव का ही दिन है, जो उत्सव का पर्व है, महापर्व है ये, जिसको लेके जो मतदाता यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना मत का प्रयोग करेगा और अपना जो प्रत्याशी है और उन मुद्दों को लेकर के वोट देगा, जो मुद्दे उन लोगों के लिए जरूरी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपना सुरक्षा बल भी तैनात मौजूद है। यहाँ पे किसी तरह की कोई अराजकता ना फैल सके, जिसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन भी अलर्ट है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा गुब्बारों से सजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट बना है, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में यहाँ पे जो वोट डाल के आएंगे, यहाँ पे अपना सेल्फी भी लेंगे और दिखाएंगे कि मैंने अपने मत का जो है वो प्रयोग किया है। अभी बस कुछ ही देर में यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में ही मतदान शुरू होने वाला है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आज के जो मतदान में है किस प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है। भारत समाचार के लिए इटावा से विवेक दुबे, सत्यमेव
जैते। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का आज तीसरा चरण मतदान होगा, जहां पर औरैया जनपद में भी आज मतदान होगा, जहां पर औरैया जनपद में 3 विधानसभाओं पर 33 प्रत्याशियों के भाग आज ईवीएम में कैद होंगे। यहां पर लगभग 1280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर 10 लाख से ऊपर मतदाता मतदान करेंगे। और औरैया जनपद में औरैया गोपाल इंटर कॉलेज जो बूथ है उसको पिंक बूथ यानी आदर्श बूथ के बनाया गया है, जहां पर देखा गया है कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सेल्फी लेकर डाल सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मतदान का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुनें। और इस बार देखना ये होगा कि पिछली बार औरैया की 3 विधानसभाओं में 3 ही विधानसभाओं पर जो है भाजपा ने कब्जा किया था। इस बार देखना होगा कि इस तीनों विधानसभाओं पर किसका कब्जा होता है। भारत समाचार के लिए औरैया से राहुल तिवारी। हम खड़े हैं हमीरपुर विधानसभा 228 पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। ये मॉडल बूथ बनाया गया है, यहाँ पे साखी मॉडल बूथ बनाया गया है और यहाँ पे सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं और गुब्बारे बूथ के बाहर लगाए गए हैं। और यहाँ पर मॉडल बूथ पर 7 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर युवा और लोग आएंगे, मतदान करेंगे और सेल्फी लेंगे। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। देखिए, फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभाओं पर आज मतदान होना है और अब ये शुरुआत हो गई है। कुछ ही देर में सारे जो मतदान कक्ष हैं इन सब में वोटिंग के लिए लाइनें खड़ी कर दी जाएंगी। पुलिस के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर मुस्तैद है। पिंक बूथ की इसको संज्ञा दी गई है, बैलून से डेकोरेट किया गया है। ये सारे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मतदाता हैं और ये पहला वोट डालने के लिए उत्साहित हैं। और मुझे लग रहा है पहला वोट डालने के लिए आप लोग आए हैं क्या? बिल्कुल, बात तो यही है, पहले ही वोट डालेंगे। आप लोग मुझे लग रहा है पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, पहली बार नहीं, पहला वोट डालना है। पहला आप तो पहला डालेंगे। हाँ, हमें भी पहला डालना है। सर, मैं पहला वोट डालूंगा। हाँ, देखिए जी सर। पहले भी डाल चुके हैं कभी? नहीं, पहले कभी तो वोटर भी पहले वोटर और पहला वोट डालने के लिए आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप पहले मतदाता बनने के चक्कर में हम पहले मतदाता। अच्छा, वाह। आप मुझे लग रहा है पहली बार वोट डालेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं वोट डाल रहा हूँ। कैसी उम्मीद है? जी, उम्मीद है अच्छा प्रत्याशी चाहते हो, देश हित में काम करे, राष्ट्र हित में काम करे और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो देखिए, ये यूथ हैं और यूथ सबसे मजबूत वाली बात है। तो उस उम्मीद को लेकर ये वोटर्स यहाँ मतदान करेंगे और कुछ ही देर में 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हालांकि पोलिंग एजेंट बनाए जा रहे हैं, पोलिंग एजेंट के साथ साथ पुलिस के अधिकारी मुस्तैद हैं और किस तरह पूरे मतदान केंद्र को मॉनिटर किया जाए, कोई अराजक तत्व प्रवेश ना करे, इन सब पहलुओं पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और सुबह की शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत होगी और मुझे लग रहा है कि सुबह से जो मतदान होगा वो राष्ट्रहित में होगा और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन होगा। इस भावना के साथ जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को यहाँ की जनता पूरा करेगी और जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें अपना अहम योगदान देगी। लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, तो उसी भावना के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ ये अधिकारी इस पर्व को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, अंकित जुड़े हुए हैं और इसी के साथ अब हमारे सहयोगी से अपडेट लेने हम शुरू करते हैं क्योंकि धीरे धीरे वक्त हो चला है वोटिंग प्रक्रिया के शुरू होने का। तो नरेंद्र, आप हाथरस में जहां पर मौजूद है, ऐसे में वहां का जो आज वोट बैंक है, हम अगर देखें तो किसके खाते में जाता दिख रहा है? क्योंकि 17 के बाद वहां पर हाथरस का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने उस पर रोटियां भी खूब सेकी है। देखिए शिवांगी, रोटियां तो बहुत सेकी गई हैं हाथरस दुष्कर्म मामले पर, लेकिन जहां तक इंसाफ की बात करें तो ना तो सरकार ने वो वायदे पूरे किए और ना ही वो एक मौका निकलने के बाद यहाँ पर विपक्षियों की जो एक सक्रियता रहनी चाहिए वो दिखाई देती है। इतना जरूर है कि इस मामले से सरकार ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी और सीमा कुशवाहा जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और यहाँ दुष्कर्म पीड़िता के लिए मुकदमा लड़ रही है, इनको जरूर फायदा हुआ है। जयंत चौधरी ने जो लाठियां खाई थी उसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर जब भी आप देखेंगे तो लोकदल की जो ट्विटर हैंडल है उससे दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो सीमा कुशवाहा वकील हैं वो अब
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हो चली हैं, लेकिन जो परिवार की मांग थी कि उनका जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, वो मांग भी पूरी नहीं हुई है। दूसरी तरफ सरकार ने उनसे जो वायदे किए थे मदद के वो भी पूरे नहीं हुए हैं। घर के एक सदस्य को नौकरी देने की बात थी, वो भी नहीं मिल पाई है। उससे पहले जरा हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से मैनपुरी की तस्वीरें हैं, वहां पर क्या भी तैयारी हो रही है और कानपुर देहात में इस वक्त क्या हलचल है चुनाव से पहले, वो तस्वीरें। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस तीसरे चरण में 16 जिलों में मतदान होना है। वहीं कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में करीबन 13,22,000 मतदाता जो है मतदान करेंगे। वहीं हम कानपुर देहात को जो है लगभग 18 जोन में बांटा गया है। हम इस समय कानपुर देहात के नागिन जसी बूथ पर पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नागिन जसी बूथ है, यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियाँ अपने मॉक ड्रिल के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मतदान कर्मी जो है मतदान कराने के लिए अपनी EVM मशीन और EVM वीवीपैट सब कंप्लीट कर रहे हैं, सारे दस्तावेज कंप्लीट किए जा रहे हैं और वहीं पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रक्रिया और कैसे इससे मतदान कराएंगे। जी सर, मॉक पोल हो रहा था। उसके बाद अब मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एजेंट वगैरह आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? फोर्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है और लोकल पुलिस भी है। कोई स्पेशल ऑर्डर है जिला प्रशासन की ओर से? हाँ, वो जो भी ऑर्डर हम लोग को दिया गया वो फॉलो कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी के साथ यहाँ पर पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ में सारे मतदान कर्मी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर मतदाता आकर के वोट करेंगे। और हमें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। महिलाओं और पुरुष को लेकर के अलग अलग जो है बैरिकेटिंग बनाई गई है। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कानपुर देहात में सुरक्षा को लेकर के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं सुपर जोन बनाया गया है, सुपर जोन के नीचे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल अब यहाँ पर कुछ ही देर में कानपुर देहात में मतदान शुरू हो जाएगा और मतदाताओं की लंबी कतार लग जाएगी। कानपुर देहात से दीपक सिंह चौहान, भारत समाचार। प्रजातंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। वहीं 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर कुल वोटरों की बात करें तो 13,67,096 वोटर हैं। यहाँ पर 1756 मतदेय स्थल हैं और इस समय हम मौजूद हैं करहल विधानसभा सीट पर, जो कि सर्वाधिक हॉट सीट है और एक प्राथमिक विद्यालय में है। कुछ देर बाद यहाँ मतदान प्रारंभ होगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 71 अर्धसैनिक बल पूरे जनपद में लगाए गए हैं। 10,000 से अधिक पुलिस के जवान होमगार्ड हैं। कोई भी परिंदा करहल में पर नहीं मार सकता है। वहीं अगर संवेदनशील बूथों की बात करें तो 451 हैं। कैमरामैन अंशु के साथ मैं प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार। आज तीसरे चरण का मतदान होना है और हमारे साथ में गोविंद नगर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर जी हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच अभी तक गई, चुनाव का प्रचार किया, क्या निकलकर सामने आया, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आज सबसे पहले मैंने बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए परमठ आकर, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। लोग चाहते हैं कि जिस सत्ता ने, जिन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया, ना विकास कराया, ना स्वच्छता की, ना रोजगार दिया, ना बेटियों को सम्मान दिया, तो ये आज का दिन है लोकतंत्र का। और मुझे लगता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं गोविंद नगर विधानसभा में? अगर आप विधायक बनती हैं या आपकी सरकार आती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं है? कि आज के समय में आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। आज 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर है, 200 रुपये का सरसों का तेल है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उसके बाद युवा सड़कों पर बेरोज़गार घूम रहा है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भरकर सामने आया है। हमारी विधानसभा की बात करूं तो हमारी विधानसभा में कॉलोनी में रहने वाले लोगों को स्वामित्व दिलाना, मालिकाना हक दिलाना, बस्तियों को स्वच्छ कराना, सुंदरीकरण करना, सड़क बनवाना, अरमापुर फैक्ट्रीज़ का जो
जो निगमीकरण किया गया उसके विरोध में विधानसभा में आवाज़ उठाना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मैं इस पर काम करूंगी। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। और हमारे साथ